हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। होपफुली ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। तो कैसे चल रही है आपके लोगों की तैयारी? जैसा कि आपको पता है, हमारा यूपी जी का एग्ज़ाम 13 तारीख से होना है। होपफुली आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस तैयारी में जितना हमारी तरफ से योगदान बन सकता है हम देने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 3 है, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन को मिक्सअप के रूप में करेंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी टाइम को व्यतीत करते हुए। पहला प्रश्न ये रहा, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? यानी कि ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है हेजनबर्ग। जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो वो की थी हेनरी बेकुरल ने। तो हमारा राइट आंसर है हेनरी बेकुरल। जैसा कि आपको पता है समय कम है, इस वजह से जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी नाभिकीय रिएक्टर की भट्टियाँ होती हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनमें क्या होता है कि जब कभी जब इलेक्ट्रॉनिक विखंडन उसमें कराया जाता है तो उनकी जो गति होती है आपस में बढ़ जाती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी वेलोसिटी को आसान करने के लिए, यानी ताकि वो भट्टी में ज़्यादा विस्फोट ना हो हीट के कारण, तो उसमें हम ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग करते हैं, जिससे कि ज़्यादा जो ऊर्जा है वो ना बने और हमारा उसको बैलेंस कर सकें। जो हमारा करेक्ट आंसर है उसमें वो है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आवर्त सारणी से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, जो ऐसी हमारी परपेंडिकुलर टाइप में लाइनें होती हैं उनको हम वर्ग कहते हैं, और जो लाइनें ऐसे होती हैं उनको हम आवर्त बोलते हैं, यानी कि आवर्त बोलते हैं। तो जो हमारा आवर्त होता है वो इस कैटेगरी में होता है। जो इस टाइप की लाइनें होती हैं उनको आवर्त बोलते हैं, और जो ऐसे लाइनें होती हैं उनको वर्ग बोलते हैं। तो जैसा आपने अगर आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 है और वर्गों की संख्या जो है वो 16 है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता वर्ग कितने हैं तो वो 16 हैं और आवर्त कितने हैं वो 7 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है, यानी कि आपसे पूछ रहा है, जैसा अभी मैंने बताया कि तत्वों को उनके समूह के अनुसार रखा जाता है। तो ये हैलोजन जो है हैलोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा है? हैलोजन के अंतर्गत जो तो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी कुछ तत्व हैं। जो इस प्रकार के तत्व हैं वो हैलोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे आवर्त श्रेणी में हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है, यानी कि फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, वो तत्व 7वें समूह में रखे गए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो जो अष्टक नियम का सिद्धांत है वो न्यूलैंड ने दिया था। आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूर्य की जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो उसकी एनर्जी प्राप्त होती है, सूर्य में जो एनर्जी होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? विखंडन के द्वारा या विघटन के द्वारा या साइक्लोट्रॉन से या फिर संलयन के प्रक्रम में सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? ये हमारा प्रश्न मैंने आपको ऑप्शन में दिखाए हैं 4 ऑप्शन। पहला क्या है? विखंडन प्रक्रम से, दूसरा क्या है? विघटन प्रक्रम से, तीसरा क्या है? साइक्लोट्रॉन से, एंड चौथा क्या है?
संलयन प्रक्रम से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, वो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। संलयन प्रक्रम के द्वारा सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो संलयन प्रक्रम के द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि दोबारा से रिपीट हो सकता है, उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो। यानी कि जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, यूरेनियम, थोरियम, जो ऐसे तत्व होते हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अधिक होती है। वो पृथ्वी पर काफ़ी, उनके जो एटम्स होते हैं, यानी कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, वो पृथ्वी पर काफ़ी अधिक समय तक रहते हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा क्या है कि जो परमाणु है हमारा रेडियो एक्टिव तत्व, वो कब दिखाता है, यानी कि क्या रीज़न है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अस्थायी यानी कि रेडियो एक्टिवता को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीट नहीं है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि जो आपको पता होगा, हर जो एलिमेंट है वो चाहते हैं कि उनका अष्टक नियम पूरा हो जाए, यानी कि 2,8, यानी कि जो इस तरह की जो हमारी फॉर्मेशन बनती है उसको हम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। यानी कि जो आखिरी कक्षा है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। और जो अस्थायी कक्षा है उसमें 2,5 ये हमारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो इसमें जो हमारा ये आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जो हमारा स्थायी नाभिक, यानी कि जो नाभिक होता है वो स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा नाभिक जो न्यूक्लियस है स्टाइल होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। और जो ये नाभिक होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस, तो उसका आंसर आप लिखेंगे प्रोटॉन एंड प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस बनता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अस्थायी नाभिक। यानी कि जो हमारा नाभिक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, जिसके कारण कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिवता को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि लिखा हुआ है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी कि जो बंधन क्षमता होती है, यानी कि जो वेधने की क्षमता होती है, वो किस रेस की अधिक होती है। आपको पता होगा जब रेडियो एक्टिव तत्वों में विघटन होता है तो उसमें अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, गामा रेस और भी कई प्रकार की रेस निकलती हैं। जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है गामा रेस। जो गामा रेस हैं वो उनकी क्या होती है, बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गामा रेस होती हैं वो चुंबकीय तरंगें होती हैं। इस क्वेश्चन का भी आप ध्यान देंगे कि जो गामा रेज होती है वो मैग्नेटिक वेव होती है। ये प्रश्न आपका हो सकता है ऐसे ना पूछ के घुमा के पूछ ले कि गामा रेज कौन सी वेव है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक वेव। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है, यानी कि इसमें प्रश्न है हमारा कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर वो किस रूप में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। हमारा ऑप्शन ए है चालन द्वारा, ऑप्शन बी है संवहन द्वारा, ऑप्शन सी है विकिरण द्वारा, और ऑप्शन डी है ए और बी। जैसा कि आपको पता होगा चालन क्या होता है, चालन में होता है एक सिरे पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो दूसरे सिरे पे पार्टिकल के रूप में आपस में ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये प्रक्रिया चालन के द्वारा होती है। और संवहन में क्या होता है कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पे जब इसको हीट देते हैं हम, तो क्या होता है कि जो हमारे नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं, फिर नीचे ऊपर वाले पार्टिकल फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया संवहन के अंतर्गत आती है। तो आपको पता होगा ना, सूर्य के पास, सूर्य से पृथ्वी के बीच में ऐसी कोई रॉड नहीं है जिसके द्वारा हम सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचा पाएँ, और ना ही ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वहाँ पे एनर्जी बॉयल हो रही है और ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन बच रहा है वो हमारा ऑप्शन सी है, जो कि विकिरण द्वारा। यानी कि जो विकिरण द्वारा होता है
जो विकिरण के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है हमें सूर्य से, वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। और ये दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है कई सालों से रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है इस बार आपका रिपीट हो जाए, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है? ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि होते आपने पढ़ा होगा +1 +2 -1 -2, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो ऑक्सीकरण संख्या होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक से अधिक, यानी कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं कि जिनकी केवल ऑक्सीकरण संख्या एक ही होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाइट्रोजन लिखता हूँ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5 हो जाएगा। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो n-8 का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो n-5 - 8 यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा -3। जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 होती है। तो इसी प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक ही है। और इसमें जो करेक्ट आंसर है किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या एक से अधिक होती है, तो वो तत्व है हमारा आयरन, यानी कि ऑप्शन डी। जो हमारा आयरन है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो एक से अधिक होती हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, 26 Fe। अब हमारा अगला प्रश्न है, तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? तो आपको पता ही होगा तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो मेंडलीफ जी ने किया था। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मेंडलीफ। और हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी धातु है, यानी कि जो हमारे तत्व दिए हुए हैं इसमें, यानी कि मैग्नीशियम, निकिल, कैल्शियम और ये सोडियम, सोडियम, यानी कि अब हमें बताना है इसमें कौन सा तत्व है जो भारी है, भारी तत्व बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, यानी कि निकिल। जो हमारा निकिल है वो क्या है, वो सबसे इन तत्वों में सबसे भारी तत्व है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, यानी कि अभी जैसे हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था ऐसे तत्व जो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता यानी कि जो वैलेंसी होती है वो एक से अधिक हो जाती है। ऐसे तत्व जो होते हैं वो ऑप्शन है हमारा धात्विक तत्व या संक्रमण तत्व या आधात्विक तत्व या समान तत्व। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संक्रमण तत्व। जो संक्रमण तत्व होते हैं ये प्रवृत्ति संयोजकता दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन है हमारा, अभी ऑप्शन ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। नीचे वाला प्रश्न उसका बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें लिखा हुआ सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। हमारे ऑप्शन हैं लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो आपको बताना है गाइस कि जो हमारा करेक्ट आंसर है इनमें से क्या होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो हमारी सबसे हल्की धातु है वो हमारा लिथियम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में रिपीट कर जाए। तो जो PYQ होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम लास्ट में PYQ का पूरा रिवीजन करना चाहिए दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कम क्षारीय है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। इस जो क्वेश्चन का है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बेरिलियम। जो हमारी बेरिलियम धातु होती है इसमें क्या होता है कि उसकी वो सबसे इन तत्वों में सबसे कम क्षारीय जो धातु है वो बेरिलियम धातु है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे मैं कुछ आपको बीच में टॉपिक्स लेके आया हूँ जो आपको पढ़ा सकूँ मैं धातु से रिलेटेड, यानी कि धातु की कुछ विशेषताएं क्या हैं वो आपको बता सकूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि धातु यानी कि मेटल में जो होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने सोचा कुछ टॉपिक ऐसे ऐड कर दूँ जिससे आपके कुछ टॉपिक्स भी चैप्टर के क्लियर होते जाएँ क्वेश्चन के साथ। इस वजह से मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, जो शायद आपके लिए आपको अच्छा लगेगा।
यानी कि इसमें दिया हुआ है कि धातु की विशेषताएं अगर आपका प्रश्न पूछ सकते दे तो इसमें बताएंगे क्या धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इस चमक को क्या कहते हैं हम, मेटेलिक लस्टर, यानी कि धातुई चमक, हिंदी में बोलेंगे तो धातुई चमक कहते हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, विद्युत धनात्मक होती हैं। और क्या लिखा हुआ है कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं वो आयनिक यौगिक बनाती हैं। ये आयन के द्वारा जो होता है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक बनाती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, मरकरी के अतिरिक्त धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी जो है वो साधारण ताप पर द्रव होती है। ये आपका प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपके, कि जो ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री माना जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे कौन सी धातु जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। हो सकता है अभी मैं ये क्वेश्चन ऐड किया हो सकता है आपको आगे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, इनके आयन विभव के मान निम्न होते हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं जो इनका आयनन विभव होता है वो निम्न होता है। इसको जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए कि धातुओं का आयनन विभव निम्न होता है, उच्च होता है, या मीडियम होता है, या ऑप्शन डी लिख दे दोनों होता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज़ में बन सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सारणी को पढ़ना। तो इसमें क्या लिया है, इनके आयन विभव के मान काफ़ी निम्न होते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, धातुओं के विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि आयन विभव के साथ साथ इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये भी काफ़ी लो होती है। और इनके गलनांक, यानी किस टेम्परेचर पे धातु गल रही है, और क्वथनांक, यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। यानी कि धातुओं को गलाने के लिए हमें काफ़ी टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गलनांक और क्वथनांक। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जैसा कि हमें पता ही होगा, जो हमारे धातुएं होती हैं जैसे आयरन है, अगर उसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। ये जो विधि होती है इसको हम चालन विधि बोलते हैं। चालन विधि के द्वारा ही एक सिरे से दूसरे सिरे से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है। और जो टेम्परेचर दोस्तों होता है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, जो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ ट्रांसफ़र होता है। और टेम्परेचर तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक उनमें बैलेंस नहीं हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक धातु है, मान लीजिए एक धातु है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, और ये दूसरी धातु है ये जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है। इनमें टेम्परेचर तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम ना हो जाए। तो ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि धातुओं में तापमान कब तक एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले चीज़ की ओर। इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ, लेड विद्युत का कुचालक है। ये भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो ऐसी कौन सी धातु है जो कुचालक होती है। तो जो हमारा ऑप्शन है ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री एक्सेप्शन का एक पूरा खेल है। तो जो हमारा ये करेक्ट आंसर है उसमें हो जाएगा लेड। जो लेड यानी कि सीसा जिसको बोल सकते हैं वो विद्युत का कुचालक होता है। अब बात करते हैं अगले अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला है, धातुएं तन्य और आघातवर्ध होती हैं। तन्यता का मतलब होता है कि जो तार के रूप में खींच जाएं। जो धातुएं होती हैं उनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। तो इस जो धातुओं का ये गुण होता है इसको हम तन्यता बोलते हैं। और जो आघातवर्धता होता है, यानी कि आघातवर्धता मतलब किसी धातु को पीट के चादर के रूप में बनाना, ये हमारा आघातवर्धता कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा क्या है कि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यानी कि धातु के द्वारा जो ऑक्साइड बनते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ, ये तनु, यानी कि ये तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु H2SO4 तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम किसी भी धातु की क्रिया कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को ये लोग मुक्त करेंगे। जैसे कि अगर ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए आपका, आयरन जो कि एक धातु है उसकी हम ऑक्सीक रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो इसका क्या होगा, FeCl2 और H2 जो है वो निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 एटम जोड़ देंगे तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। तो
इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर। इस प्रकार के जो धातुएं हैं, अगर उनसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। इन्हें भी जानें, यानी कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या लिखा, पीले लैंप में सोडियम जबकि श्वेत लैंप में मरकरी का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पीले लैंप होते हैं, जो हमने देखा होगा स्ट्रीट लाइटों में पड़े होते हैं, उनमें हमेशा सोडियम लिक्विड का यूज़ किया जाता है, और जो श्वेत लैंप होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो हरा रंग जो होता है बेरियम तथा गहरा लाल स्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण हम लोग देख पाते हैं। तो बढ़ते हैं, अब हमने दोस्तों धातु को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि अधातु है। तो धातु के साथ साथ आपको अधातु भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जानते हैं अधातुओं के बारे में भी, थोड़ा अधातुओं की प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो अधातु की प्रॉपर्टी क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक होती है। जो धातुएं होती हैं वो हमारी विद्युत ऋणात्मक होती हैं। और अभी हमने धातु में क्या पढ़ा था कि धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये साधारण तौर पर ठोस, द्रव या गैस होती हैं। यानी कि ये सॉलिड भी हो सकती हैं, ये लिक्विड भी हो सकती हैं, और ये गैस के फॉर्म में भी मिल सकती हैं। यानी कि जो धातुएं हैं वो तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। इसमें अगला क्या है, इनके विशिष्ट गुरुत्व प्राय कम होते हैं। यानी कि जो इनका जो गुरुत्व होता है तो वो क्या होता है, कम होता है। इनके आयनन विभव निम्न होते हैं। अधातु का भी आयनन विभव निम्न होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसा कि आपको पता होगा, जो अधातुएं होती हैं वो निगेटिव ही होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग के अपना धनायन नहीं बना पाती हैं। इनमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी उच्च होती है, और इनके गलनांक और कुतनांक काफ़ी निम्न होते हैं। यानी कि जो धातुएं अधातुएं हैं वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी गल जाती हैं, और कुतनांक उनका हो जाता है। उसमें क्या है, समानतः ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। परंतु जो ग्रेफाइट है, यहाँ भी देखिए एक एक्सेप्शन केस है। मैंने बोला ही अभी ऊपर आपको, जो केमिस्ट्री है पूरा एक्सेप्शन पे ही चलती है। तो आपका प्रश्न पूछ सकता है, ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। यानी कि जो हमारा ग्रेफाइट है दोस्तों, जो ग्रेफाइट है हमारा वो विद्युत का सुचालक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो अगले प्रॉपर्टी की ओर। जो अगली प्रॉपर्टी हमारी ठोस धातुओं को पीटने पर वो चूर हो जाती हैं। यानी कि जो धातुओं का ये गुण होता है इसको भंगुरता बोलते हैं। यानी कि अगर किसी धातु को हम पीट देंगे तो वो कई टुकड़ों में ऐसे टूट टूट के अलग हो जाएंगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है धातु की, इसको भंगुरता बोलते हैं, और ये धातुओं को पीटने पर अलग हो जाती है। और इसी में अगर हम दोस्तों धातु को पीटेंगे तो धातु एक आकार ले लेंगी, जिसे आघातवर्धता बोलते हैं। और ये अच्छे ऑक्सीकारक यानी अच्छे ऑक्सीडेशन का काम करती हैं, जो इसमें एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए आ गया दोस्तों, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था धातु में, कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव है। यानी कि समान ताप पर द्रव कौन है, वो है मरकरी। अभी मैंने आपको बताया Hg, जो हमारा Hg है वो समान ताप पर द्रव है। अभी आपको यहाँ पे तो लिखा हुआ धातु, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी अधातु है जो समान ताप पर द्रव है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। 2 मिनट का समय लीजिए, सोच के बताइए। जो हमारी अधातु है, धातु तो हमारा मरकरी हो गया, लेकिन जो अधातु है हमारा वो ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन ऐसी धातु है, जो अधातु है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। यानी तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है क्या, ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी। जो हमारा ऑक्सीजन है वो परसेंटेज वेट वैल्यू के अनुसार इसकी अधिकतम, ये सबसे ज़्यादा अधिकतम पाया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो ऊपर आपको पढ़ाया था, इसी वजह से मैंने पहले आपको जो धातु से रिलेटेड टॉपिक्स से उनकी प्रॉपर्टी थी वो पढ़ा दी। अब आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या क्या कहते हैं। यानी कि धातु होती हैं उनको ऐसे पतले तार में खींचने की प्रॉपर्टी अभी मैंने ऊपर ही आपको पढ़ाई। ये गुण क्या होता है, तन्यता। तन्यता के कारण जो होता है वो धातुएँ
खिंच जाती हैं। आघातवर्धकता यानी कि चपटे रूप में उन्हें बना देना, किसी चादर के फॉर्म में बनाना, ये आघातवर्धकता होता है। सुचालकता यानी कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र हो जाना सुचालकता होता है। ध्वनिता यानी कि उसमें अगर हम कभी कभी आपने देखा होगा, हम स्कूल जब छोटे थे, स्कूल में बेल मारी जाती थी तो आवाज़ उसमें से निकलती थी जब हम घंटी बजती थी, तो वो जो रीज़न है वो ध्वनिकता के कारण ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि हमारा काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष है, उनसे जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनको कौन सा लेंस दिया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या समतल कांच? तो इसका तो करेक्ट आंसर सभी बच्चों को पता है। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है अवतल लेंस। जो हमारा अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं होता है कि हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है कि हमें इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि अगर निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो लोग समझते हैं कि निकट की दृष्टि में प्रॉब्लम, लेकिन नहीं। अगर हमें निकट दृष्टि दोष है तो हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और अगर हमें दूर दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो आइए आपको इसके लिए भी बता देते हैं। अगर यहाँ पे हमारा प्रश्न होता दूर दृष्टि, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन सा लेंस पहनने की सलाह दी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों उत्तल लेंस। यानी देखिए, एक प्रश्न में मैं आपके कई प्रश्नों को तैयारी करा रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। तो जो हमारा दूर दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस से दूर होता है। तो और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मानव नेत्र है वो स्पष्ट रूप से केवल 25 सेंटी, अगर प्रश्न आए पूछे आपसे कितना देख सकती हैं तो 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए ये वैल्यू इन्फिनाइट होती है, यानी कि अनंत तक हमारी आँखें दूर के लिए होती हैं, देख सकती हैं। और जो स्पष्ट रूप से नज़दीक के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। जो हमारा अगला प्रश्न है, एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने का कारण। इस विधि में कम शक्ति की जरूरत होती है। यदि एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा जलता रहता है। इस विधि में कम धारा की जरूरत होती है। यदि एक बल्ब खराब तो दूसरा भी खराब हो जाता है। तो इसको तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो हमारा बल्ब होता है, मतलब जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा वो समान, यानी कि अगर एक जगह 20 वोल्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो दूसरी जगह भी 20 वोल्ट ही ट्रांसफ़र होगा। इस रीज़न की वजह से हम समांतर क्रम का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें लिखा हो कि वोल्ट समान हो, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में अगर एक बल्ब फ्यूज़ भी हो जाता है तब भी ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारे फ्यूज़ हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। तो हम उसको चेंज करते हैं, यानी कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा तब भी जलता रहेगा, वर्क करता रहेगा। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जिसका आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इसको हम जो वर्ग माध्य मूल होता है इसको हम VRMS से प्रदर्शित करते हैं। एक मिनट, VRMS, यानी कि इसको जो होता है वो VRMS के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है √3RT/m। जो √3RT/m है इसके द्वारा ही जो हमारा वर्ग माध्य मूल है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो R है वो हमारा गैस स्थिरांक होता है, और जो हमारा T है वो यहाँ पे परम ताप है, जिसको परम ताप इसको केल्विन में लेते हैं हम, और जो हमारा M है ये मोलर द्रव्यमान है। तो R क्या है हमारा, एंड T क्या है, M क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। जो हमारा M है वो मोलर द्रव्यमान है, और जो हमारा T है वो परम ताप है जिसको हम केल्विन में लेते हैं, और जो हमारा R है वो हमारा गैस स्थिरांक है।
तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको, ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये, और आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ, जो आर है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो आर की वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, जो आर की हमारी वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जो हमारी आर की वैल्यू होती है वो ये होती है। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि जो हमारी आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो हमारी जो आर की वैल्यू होती है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रेडियो एक्टिविटी से है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो कि हमारा प्रश्न है, यदि थैलियम 3270 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 रह जाता है तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी। यानी कि जो ये हमारा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं हो भी, और ये बच्चा छोड़ के चला आता है क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने स्लाइड में ऐड किया हुआ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा को हम ए से प्रदेश करते हैं, उसको हम मान लेते हैं 1। अब क्या दिया, 3270 वर्षों के बाद मात्रा, यानी कि यहाँ पे दिया 3270, यानी कि 3270 वर्षों के बाद मात्रा हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं a-x, और इसको इक्वल कर देंगे 1/8 के। तो अब हम a-x अपॉन जो इसका फार्मूला होता है वो होता है a/2n। जो यहाँ पे n होता है वो अर्ध आयु की संख्या है, यानी कि जो हमारा a होता है जो n होता है वो अर्ध आयु की संख्या है। अब यहाँ पे हम a-x की जगह लिख देंगे 1/8 इक्वल टू a/2n। तो जहाँ से हमें जो n की वैल्यू मिलेगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो n आएगा वो हमारा a की जगह हम 1 लिख देंगे, तो 1/8 इक्वल टू 1/2n। तो अगर 2³ बराबर 2n, तो हमारा जो n आया है दोस्तों वो आया है 3। तो अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, अभी हमने n ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे इसकी अर्ध आयु ज्ञात करेंगे, जहाँ पे हमारा t जो है वो क्या है 3270 दिया हुआ है। अब हम फार्मूले में लिखेंगे 3270 इक्वल टू 3 × t½ जो हमारा t½ है वो अर्धायु है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो अब इसमें कैलकुलेशन है, जो इसका आंसर आएगा t½ इक्वल टू 3270/3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 1090 वर्ष ईयर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो 1 किलोवाट घंटा का मान है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा का मान क्या है। ये तो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3.6 × 10⁶। ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसआई पद्धति में न्यूटन सेकेंड इकाई है, यानी कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, न्यूटन सेकेंड इकाई है, किसकी है, संवेग की, बल के आवेग की, संयोग एवं बल के आवेग दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको दोस्तों फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप झट से कर देंगे। यानी कि संवेग का फार्मूला होता है हमारा P = mv, और यहाँ पे बल के आवेग का फार्मूला होता है हमारा दोस्तों F × t, और फोर्स ये दोनों भी सेम ही है। तो यानी कि अगर हम इसमें करेंगे, यहाँ पे m का मात्रक यानी kg आएगा, तो हमारा ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं। और हमारा इनमें से अब हमारा ऑप्शन या तो B होगा, या तो C होगा, या तो D होगा। इसमें जो हमारा देखेंगे दोस्तों, आवेग का जो F है यानी न्यूटन हो गया, जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन B। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, न्यूटन पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन सेकेंड। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसमें कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्त। जल्दबाजी में आप ये नहीं टिक कर देंगे जूल, इसमें दिया हुआ है कौन सा नहीं है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी इंजन की सामर्थ्य
एक अश्व शक्ति है, इसका क्या तात्पर्य है? किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, उसका क्या तात्पर्य है? इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए क्या हमारा दिया हुआ है, इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। ऑप्शन बी है हमारा इंजन द्वारा किए गए कार्य की दर 746 जूल से है। ऑप्शन सी है हमारे इंजन द्वारा किया जाने वाला कार्य 746 जूल है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर जो होती है वो 746 जूल पर सेकेंड होती है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल है, जो कि 2008 में आया हुआ है आपके पॉलिटेक्निक में। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। न्यूमेरिकल में क्या होता है दोस्तों, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, पर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, बट आपका जो न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट होता है करने का वो बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्या दिया हुआ, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य। इसमें सबसे दोस्तों फोर्स क्या इतना दिया हुआ है, हमारा जो फोर्स है वो 20 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, यानी कि जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा 5 मीटर। अब हमें पता है जो कार्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। तो अब तो पता ही होगा हमारा बल कितना है 20 और हमारा विस्थापन कितना है 5। तो इसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100 जूल। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 100 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या लिखा है 20 × 5। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 × 5। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट्स मोशन, यानी कि केपलर की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें थोड़े फैक्ट हैं जो आपको बता दे रहा हूँ मैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रथम नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो केपलर का फर्स्ट लॉ है, आपको पता होगा ये लॉ ऑफ ऑर्बिट को दिखाता है। यानी कि क्या है, सभी ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य उनके फोकस में होता है। यानी जो सूर्य है वो यहाँ होता है हमारा, और जो ग्रह होता है वो सूर्य के फोकस पे चक्कर लगाता है, हमेशा वो सूर्य के फोकस पे ही होगा। जो हमारा ये लॉ है ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, और ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ केपलर का कौन सा है, तो फर्स्ट लॉ हमारा केपलर का है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड जो आपका फैक्ट है वो है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी कि क्षेत्रीय जल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। इसको आपको समझाता हूँ मैं। अगर ये है जो ग्रह चाल करेगा, अगर वो एक टाइम पे यहाँ इतना क्षेत्रफल तय कर रहा है तो उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस भी वो तय करेगा, और जितने टाइम में ये एरिया तय करेगा उतने टाइम में भी ये भी एरिया तय करेगा। ये आपका क्या क्षेत्रफल है, यानी कि जो A1 और A2 है वो हमारा इक्वल होते हैं, A1 = A2, यानी कि जितने समय में ये इतना क्षेत्रफल कवर करेगा उतने ही समय में ये वाला क्षेत्रफल भी वो कवर करेगा। इसको हम कहते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम। अगला हमारा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी कि इसके अंदर क्या, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा काल का होता है वो t² प्रोपोर्शनल A³ होता है, यानी उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी कि t² प्रोपोर्शनल A³। जब आपको ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हो जाएगा Ka³। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला भी थोड़ा फैक्ट है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा। सारणी में कुछ तत्वों के आयतन प्रदान यानी कि वॉल्यूमेट्रिक प्रसार गुणांक को दिखाना है, यानी कि एल्यूमिनियम को जो हमारा प्रसार गुणांक होता है वो कितना होता है। जो एल्यूमिनियम का हमारा प्रसार गुणांक होता है वो होता है 7 × 10⁻⁵ पर केल्विन। जो हमारा पीतल होता है उसका कितना होता है 6 × 10⁻⁻ पर केल्विन। Hg यानी पारा यानी मरकरी के कितना होता है 18.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। और जो हमारा जल का जो होता है वो होता है 20.7
इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। और जो हमारा आयरन होता है उसका प्रसार गुणांक कितना होता है 3.55 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको केवल वैल्यू को याद करना है। इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही रहा कि रेखीय प्रसार गुणांक, जो रेखीय प्रसारण गुणांक होता है उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसकी फार्मूला होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा एल होता है वो जो हमारी लंबाई में वृद्धि होती है वो होता है, और एल हमारा प्रारंभिक लंबाई होता है, और जो डेल्टा टी होता है जो उसमें टेम्परेचर में जो चेंजमेंट होता है वो हमारा डेल्टा टी होता है। अब हमारा सेकंड क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी कि इसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, और इसका क्या होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा है यानी कि उसके जो क्षेत्रफल में जितना परिवर्तन हो रहा है, और ए हमारा जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है, और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर। आयतन प्रसार गुणांक यानी कि डेल्टा गामा को इससे आयतन जो प्रसार गुणांक होता है इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, और इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा वी क्या, जो यहाँ पे डेल साइन होता है वो हमेशा परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि डेल्टा वी यानी कि जो वैल्यू में चेंज हो रहा होगा वो हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन वी इंटू टी। आप इनमें देखेंगे तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो गामा तो इक्वल टू होता है 1:2:3। यानी कभी आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू 2 है रेशियो में तो बीटा की वैल्यू बताऊं, तो फार्मूले से हमें पता है अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू 1/2 है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा कितना हो गया 2, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, यानी जो बीटा हमारा आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको दे देगा बीटा दे देगा अल्फ़ा पूछ लेगा, या अल्फ़ा दे देगा बीटा पूछ देगा, या गामा दे के अल्फ़ा पूछ देगा, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है, अगला अब ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है, यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें जो हमारा जल का आयतन है वो अधिकतम होता है। ये दोस्तों शायद प्रश्न में कुछ गलती है, क्योंकि इसमें जल का जो हमारा होगा यहाँ पे हम शायद डेंसिटी हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा वहाँ पे सही किया होगा। जल का जो अधिकतम डेंसिटी यानी कि जो हमारा घनत्व होता है वो कितने घनत्व जो हमारा होता है घनत्व वो कितने टेम्परेचर पे होता है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 4 डिग्री का टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है हमें सबसे अधिक डेंसिटी प्राप्त होती है। इसमें क्या देखेंगे आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, एक मिनट। इसमें आप जैसा कि देख पाएंगे जो हाईएस्ट जो हमारी पीक वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 4 डिग्री पे प्राप्त हो रही है। यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यानी कि पहले क्या होती है कि धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती है हमारी और 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज़ कर जाती है, उसके बाद क्या होता है घटती है। यानी कि अगर हम 4 डिग्री से 0 डिग्री पे आएंगे तो हमारी क्या डेंसिटी पहले बढ़ते घटते हुई है, यानी कि पहले बढ़ेगी धीरे धीरे घटती है, और वहीं हम 4 डिग्री से 100 की ओर जाएंगे तो यहाँ वैल्यू घट जाती है। और जो हमारा अगर डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होगी तो इसका अगर दूसरा ग्राफ में बनाऊँ तो ऐसा बन जाएगा। इसके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस 100 एंड 0 डिग्री, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो किस टेम्परेचर पे मिनिमम होगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो डेंसिटी हमारी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं, एक गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है, तो इन्हें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है, तो फलस्वरूप क्या होगा, दोनों गोले बराबर फैलेंगे
खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा, ठोस गोला खोखले गोले से अधिक फैलेगा और दोनों गोले पूर्व स्थिति में रहेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दोनों गोले बराबर फैलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा न्यूनतम ताप संभव है, यानी कि यूनिवर्स है जो हमारा, उसमें कितना न्यूनतम ताप हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये न्यूनतम ताप होता है। और केल्विन में क्या होता है दोस्तों, 0 केल्विन होता है। और सेल्सियस में क्या हो गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो ये होता है -459.67 फ़ारेनहाइट। क्योंकि इसमें हमारा सेल्सियस के लिए करेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम इसमें केल्विन को लेकर चलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन सी 0 केल्विन। अगर आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो ये ऑप्शन 273 ये हो जाएगी वैल्यू। और अगर केल्विन फ़ारेनहाइट में पूछता है तो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपका प्रवर्तन के लॉ, यानी कि प्रवर्तन के नियम आपको पता हुई होंगे। जो प्रवर्तन का नियम होता है उसमें क्या होता है, जो प्रवर्तन का फर्स्ट नियम है, जो हमारा प्रवर्तन का फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई एक ऐसी है, इसको मैं अभिलंब मान लूँ, यानी कि जो आपतन और प्रवर्तन होगा वो एक ही तल पे होता है। नीचे क्लिक कर देता हूँ। ये जो आपतन और प्रवर्तन होता है वो एक ही तल पे होता है। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। आपतित किरण, प्रवर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और इसमें क्या है, प्रवर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो रेज आ रही है और जो रेज जा रही है उनके बीच जो एंगल बनेगा कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो प्रवर्तन के नियम हमारा यही प्रवर्तन के 2 नियम है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रवर्तन के नियम में प्रवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है या इक्वल होता है, ये आपका पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था थोड़ा, जो मैंने आपको समझा दिया, प्रवर्तन के नियम से रिलेटेड था। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा क्या है, प्रवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों अब हम थोड़े मैथ्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि लाइन के रिलेटेड क्वेश्चन है। होपफुली ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय है, इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन के लिए करिए। और जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा मैं रैपिड फायर के रूप में क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि समय आपका काफ़ी हो गया है और आपको स्वयं भी पढ़ना होगा। तो आइए अगला प्रश्न मैथ से रिलेटेड। इसमें क्या है, यदि 3,2 से होकर एक रेखा 3x - ky = 5 है तो k की वैल्यू बतानी है। इसको मैं डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है, वो 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो आपको k का मान बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे x की जगह और y की वैल्यू को रख देंगे y की जगह। तो यानी कि 3 × 3 माइनस k, y की वैल्यू कितनी है 2 = 5, यानी कि 3 × 3 = 9 माइनस 2k = 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2k = माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 = 4। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है कि जो k की वैल्यू है वो 2 आएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्या है, 5 tan θ = 4, तब 5 sin θ - 3 cos θ का मान अपॉन 5 sin θ + 2 cos θ। इस क्वेश्चन में क्या है, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपका काफ़ी समय ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से हम cos को कॉमन लेते हैं। जब हम cos को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 tan θ - 3 अपॉन 5
tan थीटा प्लस 2। तो यहाँ पे 5 tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है दोस्तों, 4 दी हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 लिखेंगे, 4 - 3 और कितना 4 + 2। तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, देखिए कितना आसानी से 1/6। यहाँ पे जो 1/6 है वो करेक्ट आंसर है। दूसरे में अगर आप करने जाएंगे, पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय जाया होगा। इसलिए आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यदि द्विघात समीकरण के में मूलों का योग 6 है तथा गुणनफल 6 है तो आपको बताना है समीकरण क्या होगा। कल ही मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला आपको बताया था दोस्तों, जो क्या है x² माइनस मूलों का योग इन प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे मूलों का एक सीधा सीधा में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इस फार्मूले में रखेंगे हम, तो मूला के ऊपर 6x, गुणनफल भी हमारा 6 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, x² माइनस का 6x प्लस 6। ऐसी वैल्यू किस में आ रही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है x² माइनस का 6x प्लस 6। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, यदि a बराबर 2√6 है और b बराबर 1/a है, तब हमें a² एंड प्लस b² की वैल्यू बतानी है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। a का पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो a², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 हो जाएगा। यानी कि a की जो वैल्यू आएगी हमें मिली कितनी, a² की 24। अब इसको हम रूट में दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो b² = 1/1 का स्क्वायर 1 a²। यानी कि जो v² की वैल्यू आई कितनी आई, 1/24। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, a² की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 24 है, प्लस b² की वैल्यू कितनी पता है, 1/24 है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन का पार्ट है, होपफुली मैं समझता हूँ आप लोग कर लेंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि x बराबर √2 प्लस x हो तो x का मूल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसमें क्या होता है, हम इसमें देखेंगे पहले इसका जो एलसीएम ले लेते, मतलब इसका देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है गुणा करने पे। तो इसमें क्या है, 2 × 1, और कोई तो हमारा फैक्टर नहीं बनेगा इसमें, तो 2 × 1 बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो, अगर हमारा आंसर जो पॉजिटिव होता है तो हम बड़ी वैल्यू लेते हैं और निगेटिव होता है तो छोटी वैल्यू लेते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2 इज़ द राइट आंसर। अब ये ठीक इसी प्रकार से ये आपका नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, √6 प्लस तो इन्फिनिटी का। इसमें क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 × 2। तो अभी मैंने क्या बोला, पॉजिटिव के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव के लिए सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 3। इसी में आपका अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, मान लीजिए मैं करता हूं, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस कर देता हूँ, यहाँ भी माइनस कर देता हूँ। तो आपका क्या, मैंने अभी बताया, जो अगर पॉजिटिव है तो आप वैल्यू बड़ी वाली लेंगे और निगेटिव है तो वैल्यू छोटी वाली लेंगे। तो अगर निगेटिव के लिए तो इसमें क्या होगा, अगर निगेटिव हो तो यहाँ पे तो आंसर यहाँ पे 2 होता है। और देखिए दोस्तों, ये आपको पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो थोड़े फार्मूलाज मैंने सोचा आपको रिवाइज करा दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट से ज़रूरी है। तो आपको मैं फार्मूलाज बताता हूँ। इसमें क्या है, a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। दूसरा क्या है, a + b का होल स्क्वायर। जो a + b का होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab होता है। तीसरा क्या हमारा a - b का होल स्क्वायर। a - b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² b² - 2ab। इसी तरह a + b का होल क्यूब, a³ b³ + 3ab a + b। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ माइनस का 3ab और a - b। देखिए दोस्तों, जो फार्मूलाज होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बीच बीच में ऐसी स्लाइडें रख रहा हूँ ताकि आपके जो फार्मूलाज हैं वो भी रिवाइज करा दूँ। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि डायरेक्ट हो सकते हैं ट्रिक से, और उनको हम लेंदी रूप बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो
इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूलाज याद होते हैं तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर देंगे। तीसरा क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी नहीं है, थोड़ा टॉपिक ही है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूलों का नेचर क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई मूल है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि अगर कोई वैल्यू है, कोई मान है और उसके जो विविक्तर, इसको डी को विविक्तर बोलते हैं, जो उसका वियुक्तर है आपका वो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, जो 0 से बड़ा होगा तो जो इसके जो दो मूल होंगे दोस्तों वो वास्तविक होंगे, असमान होंगे। यानी कि जो वैल्यू होगी वो हमारी रियल होगी। जैसे 3,4 मान लेते तो ये वैल्यू हमारी रियल है, लेकिन ये असमान है, यानी कि ये 3 है, ये 4 है। समझ गया, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनता हुआ दिख जाएगा। अगला क्या है हमारा, यदि मूल इक्वल हो, यानी कि अगर जो विविक्तर है वो 0 के इक्वल हो, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे मूल होंगे रियल होंगे, समान होंगे। यानी कि मूल जो हमारे रियल होंगे और सेम होंगे। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। समझे दोस्तों, ये मूल हमारे क्या होंगे, समान होंगे। तीसरा क्या है, अगर मूल, तीसरा क्या है दोस्तों, यदि मूल लेस देन 0 हो, यानी जो विविक्तर है हमारा वो 0 से छोटा हो, तब क्या मूल काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि इसमें आयोटा लग जाता है, जो इमेजिनरी होता है, जैसे 3i 4i, जो इस प्रकार की वैल्यू होती है वो काल्पनिक वैल्यू होती है, इमेजिनरी होती है। ये आप आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा है, जो इसमें क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होते हैं। अब अगला क्या है, अगला है हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, ये कि डी ग्रेटर देन 0 हो, तब क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो सकता है और मूल परिमेय होंगे। अगले में क्या है, परिमेय तो आपको पता होगा P/Q के फॉर्म में होता है, ये परिमेय होता है। और पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर होगा, जैसे कि 25/16 ये आपका होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग इसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूल अपरिमेय होगा। अपरिमेय वैल्यू यानी कि √3 √5 इस प्रकार की जो वैल्यू होती है वो अपरिमेय होती है। आपको पता ही है, जो √3 होती है इनका तो पूर्ण वर्ग बन नहीं सकता है, इसलिए ये परिमेय अपरिमेय होते हैं और पूर्ण वर्ग इनका नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, समीकरण x² माइनस का 10x प्लस इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। यानी कि x² माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य बताना है। यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि आपको जो फार्मूला है वो आने चाहिए। इसमें क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यानी क्या है, एक है मूलों का योग और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे c क्या है, 11 है, और a क्या है, a के में कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे। तो यानी कि c कितना है हमारा 2 × 11, और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा 10। यानी कि 11 2 22/10। इस तरह का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 11/5। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक 2011 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या है कि p माइनस क्यू का x² प्लस q माइनस एक्स प्लस r माइनस पी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बताना है, मूल बताने हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं जो हमारा p माइनस क्यू, इनको सबको प्लस करिए। आप देखेंगे कि वैल्यू कट जाती हैं आपस में। तो जब कभी ऐसा हो कि वैल्यू आपस में कट जाएँ, तो जो हमारा आंसर होता है वो ऑप्शन में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू तो हमारी 1 होती है, दूसरा क्या होता है c/a हो जाता है।
ये फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, एक हो जाता है 1, दूसरा क्या हो जाता है C/A। अगर यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको ऐड करने पे 0 ये हो जाते हैं, यानी कि जो इनके मल्टीपल होते हैं, तो अब एक मूल हमारा 1 हो जाता है। एक ऑप्शन देखिए सब में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाए C/A। इसमें हमारा C क्या है दोस्तों, जो हमारा C है वो है हमारा R-P, और हमारा A क्या है वो है P-Q। तो ऑप्शन C है जो आपका करेक्ट आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा दिया हो और इनको ऐड करें ये वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारा एक मूल जो होता है वो 1 होता है, और जो हमारा दूसरा मूल होता है वो होता है C/A होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला हमारा प्रश्न तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस का p माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। यही नहीं, अभी आपको मैंने नीचे बताया है, ऊपर बताया हुआ है कि जब मूल समान हो, जब मूल 0 हो, सॉरी जब मूल ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें क्या विविक्तर यानी कि b² माइनस 4ac के यूज़ करके आप कर लेंगे इक्वल का 0 करके। तो हमारा b क्या है इसमें p-2, p-2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4, c कितना है 1। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आप स्वयं से करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो शंकु, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मिलान कीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशन के, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनका हमें फार्मूला, वैल्यूम का फार्मूला बताना है। तो आपको पता ही होगा जो शंकु का आयतन होता है दोस्तों, वो हमारा कितना होता है 1/3। जो हमारा कोण होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो हमारा शंकु का आयतन होता है दोस्तों, वो कितना होता है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा अगला क्या है, बेलन का आयतन। जो हमारा बेलन का आयतन होता है दोस्तों वो होता है पाई r²h, यानी 2 का हमारा बी हो जाएगा। और हमारा गोलाकार, जो गोलाकार यानी गोलाकार या गोले का आयतन जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई r³ यानी 3 का a हो जाएगा। अब बचता है 4 गोलार्ध, यानी कि हाफ गोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन किस में है, सी। तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। यानी कि अगर फुल गोले का आयतन 4/3 है तो होपफुली ऑब्वियसली हाफ गोले का जो आयतन होगा वो कितना होगा 2/3 पाई r³। तो ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा जिसमें कि ऑप्शन 1 का जो आंसर है सॉरी दोस्तों, ऐसा कौन सा है जिसमें 1 का ऑप्शन डी आ रहा हो और 2 का बी आ रहा हो, 3 का ए। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया दोस्तों, और आप लोगों को रिवाइज भी करना होगा। इस वजह से मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।